17 अप्रैल 2025 इस तारीख को नोट कर लेना, क्योंकि ये इंसानी इतिहास की सबसे पहली ऐसी तारीख है जिस पर नासा ने 99.7% की प्रोबेबिलिटी के साथ इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि हम इंसान इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। But the main question is this कि आखिर इस दिन नासा ने स्पेस में ऐसा क्या ही देख लिया जिसकी वजह से वो इतनी हाई एक्यूरेसी के साथ ये बोल रहे हैं कि शायद हम इंसानों ने इस अनंत ब्रह्मांड में कोई दूसरी लाइफ भी ढूंढ ली है। और उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर हमने उस लाइफ को ढूंढ लिया है तो क्या वो लाइफ भी हमारे बारे में जानती है, और अगर ऐसा है तो क्या इतिहास में उन्होंने डायरेक्टली मैसेज भेजकर हमसे कम्युनिकेट करने का ट्राई भी किया है। वेल गाइस, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इस वीडियो के लास्ट तक आपको आराम से मिल जाएगा। तो गाइस, पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप कुछ ऐसा जानने वाले हो जो इस यूनिवर्स को लेकर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ही एक ही झटके में बदल देगा। असल में गाइस, इस पूरे ही सिनेरियो की स्टार्टिंग होती है साल 2012 से, जब हमारे देश भारत के पुणे में मौजूद जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप ने एक बेहद ही स्ट्रेंज से डिस्टेंट पल्सेस सिग्नल को रिसीव किया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि यह सिग्नल इतना ज्यादा स्ट्रेंज था कि ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही 72 बार लूप फेजेस में हमें रिसीव हो रहा था। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उस दौर में इसरो के पास कोई भी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जो इन सिग्नल्स के ओरिजिन का पता लगा सके, तो कई सालों तक इस पर रिसर्च करने के बावजूद भी इन सिग्नल्स को अननोन कैटेगरी के अंदर डालकर इग्नोर किया गया। इसके बाद हम सीधा पहुंचते हैं साल 2015 में, जब इस मैटर में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। असल में साल 2015 में इसरो ने इस अननोन सिग्नल की सारी ही डिटेल को नासा के साथ शेयर किया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये डेटा मिलने के बाद नासा ने तुरंत ही इसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट किया एंड विद इन फ्यू वीक्स उन्होंने फाइनली ये पता लगा लिया कि आखिर ये सिग्नल आउटर स्पेस में किस डायरेक्शन से हमें रिसीव हुए थे। एंड गेस व्हाट, उसके बाद जो हुआ उसे आप सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकते। असल में सिग्नल के ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स को जैसे ही केपलर स्पेस टेलीस्कोप के अंदर डाला गया, उसने उस लोकेशन में 1200 डिस्टेंस प्लेनेट को डिस्कवर किया। बट इंटरेस्टिंगली उसमें से एक प्लेनेट हमारे रिसर्चर्स की अटेंशन को बहुत बड़े स्केल पर ग्रैब कर रहा था, जिसके चलते हुए उसे नाम दिया गया K2-18b। But the main question is this कि आखिर K2-18b में ऐसा था ही क्या जिसकी वजह से हमारे रिसर्चर्स की निगाहें उससे हट ही नहीं रही थी। एक्चुअली गाइस, केपलर स्पेस टेलीस्कोप के इनिशियल डेटा से ये बात क्लियर हुई कि ये प्लेनेट अर्थ से लगभग 2.5 टाइम्स बड़ा और 9 टाइम्स भारी है। बट इंटरेस्टिंग बात ये नहीं बल्कि कुछ और है। असल में साल 2015 में डिस्कवर होने के बाद साल 2017 में हमारे स्पिंटर टेलीस्कोप की डेटा ने ये कंफर्म किया कि ये प्लेनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। असल में गाइस, हैबिटेबल जोन या फिर गोल्डीलॉक्स जोन प्रैक्टिकली सन से वो परफेक्ट दूरी होती है जिस पर अगर कोई भी प्लेनेट ऑर्बिट करता है तो उस पर लाइफ के पनपने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं। एग्जांपल के लिए हमारी जो ये अर्थ है ये भी सन के गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर ही है। ये डेटा अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि फाइनली कई दशकों की लगातार मेहनत के बाद अब हमारे सामने एक ऐसा प्लेनेट भी मौजूद था जिस पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। इंटरेस्टिंगली इसी के बीच ही चिली की साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी इस प्लेनेट की डेंसिटी कैलकुलेट करने के बाद नासा को यह बताती है कि ये प्लेनेट इतना ज्यादा परफेक्टली अलाइन है कि यहाँ पर अर्थ की तरह ओशन होने की पॉसिबिलिटी 99% है। अब देखो गाइस, क्योंकि इस प्लेनेट की क्वालिटीज ऑलमोस्ट अर्थ से काफी ज्यादा सिमिलर थी, तो इस पर और ज्यादा डीप इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे रिसर्चर्स ने इसकी तरफ फास्ट रेडियो बर्स्ट सिग्नल्स को रिलीज किया। एंड गेस व्हाट, इसके बाद जो कुछ भी हुआ उन्होंने हमारे रिसर्चर्स के पैरों के नीचे की जमीन हिला दी। एक्चुअली गाइस, जब साल 2017 में सबसे पहली बार हमने हमारे फास्ट रेडियो बर्स्ट सिग्नल को इस प्लेनेट की तरफ भेजा तो उसमें हमें स्ट्रेट 40% का डीके रिसीव हुआ। असल में देखो, फास्ट रेडियो बर्स्ट इन तरीके के सिग्नल्स होते हैं जो स्पेस में काफी दूर तक ट्रेवल करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर प्लेनेट के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर हमें अर्थ पर वापस रिसीव होते हैं। अब नॉर्मली जब ये सिग्नल हमें वापस अर्थ पर रिसीव होते हैं तो इनको स्टडी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि प्रैक्टिकली वो ऑब्जेक्ट या फिर प्लेनेट हमसे कितनी दूरी पर मौजूद है। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि नॉर्मली अगर किसी भी प्लेनेट को लॉक करने के बाद हम इन तरीके के सिग्नल्स को वहां पर भेजते हैं तो हमें उनमें सिर्फ 2 से 3% का ही डिके देखने को मिलता है। लेकिन बात अगर इस प्लेनेट K2-18b की जाए तो यहाँ पर स्ट्रेट 40% का लॉस हमें रिसीव हुआ, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर मौजूद है जो इतना एडवांस है कि वो हमारे द्वारा भेजे गए सिग्नल्स को या तो कैप्चर कर लेता है या फिर उसको चारों ही तरफ बिखेर देता है। हालांकि देखो, ये बात पूरे
तरीके से क्लियर है कि आज भी यानी कि साल 2025 तक भी हमें ये बात पता नहीं चल पाई है कि आखिर इस प्लेनेट के ऊपर ऐसा क्या ही चल रहा है जिसकी वजह से ये हमारे सिग्नल को वापस अर्थ पर नहीं भेजता। लेकिन फिर भी वो जो रेस्ट 60% सिग्नल हमें रिसीव हुए उससे ये बात क्लियर हुई कि इस प्लेनेट की दूरी हमारे अर्थ से लगभग 124 लाइट ईयर है। अब क्योंकि ये प्लेनेट हमारे रिसर्चर्स के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनता हुआ चला जा रहा था, तो फाइनली 2019 में हब्बल टेलीस्कोप को एक बहुत लंबे समय के लिए इसी प्लेनेट के ऊपर लॉक करके इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन को किया गया। एंड बिलीव मी, इसके बाद हमें इस प्लेनेट पर दो ऐसी चीजें देखने को मिली जो शायद आपके सर को भी घुमा दें। एक्चुअली गाइस, बात अगर पहली डिस्कवरी की करूं तो वो थी वाटर वेपर्स। असल में साल 2019 में हबल टेलीस्कोप की मदद से हमारे रिसर्चर्स ने सबसे पहली बार इस प्लेनेट के ऊपर वाटर वेपर्स को डिस्कवर किया, जिससे ये बात पूरे तरीके से क्लियर हुई कि कुछ साल पहले चिली के रिसर्चर्स ने जो नासा को बताया था कि इसके ऊपर बहुत बड़ी क्वांटिटी में वाटर या फिर ओशियन होने की पॉसिबिलिटी 99% है, वो प्रैक्टिकली 100% सच है। लेकिन इसी के साथ ही नासा को इस प्लेनेट पर एक ऐसी चीज भी मिली जिसने इस प्लेनेट को बहुत लंबे समय तक मिस्टीरियस कैटेगरी के अंदर रखा। वेल, क्या थी वो चीज, चलो वो भी जानते हैं। असल में गाइस, साल 2019 में इस प्लेनेट के ऊपर वाटर वेपर्स डिस्कवर होने के बाद सडनली नासा ने ना सिर्फ इस प्लेनेट की तरफ अलग अलग सिग्नल्स को भेजना बंद कर दिया, बल्कि उन्होंने इस प्लेनेट के ऊपर चलने वाले सभी एक्सपेरिमेंट को भी एक ही झटके में रोक दिया। एंड इवन अगर आप खुद भी इस प्लेनेट की डिस्कवरी को लेकर अलग अलग तरीके की स्टडीज की टाइमलाइन को देखेंगे तो आपको साल 2019 के बाद उसमें एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा, जिसमें मानो नासा एक तरीके से इस प्लेनेट को भूल ही चुका था। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर एक ऐसा प्लेनेट जिस पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा है, आखिर नासा उसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट को बंद करेगा ही क्यों? वेल गाइज, इसका काफी हद तक इनडायरेक्ट जवाब हमें देखने को मिला नासा के ही एक फॉर्मर साइंटिस्ट के इंटरव्यू में। असल में नासा के एमएस रिसर्च सेंटर में काम करने वाले रिसर्चर डॉक्टर निकोलस वोगन से जब पब्लिकली एक प्लेटफॉर्म पर यह पूछा गया कि आखिर नासा ने इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर क्यों डाला है, तो उन्होंने इसका जवाब दिया, स्ट्रेंज टेक्निकल ग्लिचेस। एक्चुअली गाइज, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर निकोलस, जब उनकी टीम ने हब्बल टेलीस्कोप को इस प्लेनेट के ऊपर लॉक किया तो उसने इस प्लेनेट के ऊपर कुछ अजीबोगरीब हरकतों को भी रिकॉर्ड किया, जिसमें इस प्लेनेट के ऊपर दिखने वाली अजीबोगरीब लाइट्स और स्ट्रेंज रेडिएशन पैटर्न भी शामिल हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उन लाइट्स और रेडिएशन पैटर्न को देखकर यह बात काफी हद तक क्लियर हो रही थी कि ये चीज नेचुरली डेवलप नहीं की जा सकती, और यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए जब ये चीज नासा के सामने आई तो उन्हें ये लगने लगा कि शायद उनके एपरेटस गड़बड़ा गए हैं, और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाला गया। बट सैडली निकोलस के इस स्टेटमेंट से शायद उनके ही डिपार्टमेंट के कुछ लोग सहमत बिल्कुल भी नहीं थे। एक्चुअली गाइस, जैसे ही ये स्टेटमेंट बाहर आया, एक अननोन पर्सन ने ऑनलाइन फॉर्म पर जाकर क्लियरली ये लिखा कि हमारे किसी भी एपरेटस में किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं है। सच तो ये है कि इस मिशन को होल्ड पर इसलिए डाला गया है क्योंकि अभी हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि हम वहां पर चल रही सारी ही एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से एग्जामिन कर पाएं। अब अगर हम इस कंडीशन में अलग अलग तरीके के रेडियो बर्स्ट या फिर रेस को इस प्लेनेट की तरफ भेजने लगे और बाई चांस वहां पर कोई एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद हुई तो वो किस लेवल तक हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, हमें इसकी भनक तक नहीं लग पाएगी, और इसलिए इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाला गया है। अब देखो गाइज, ऑनलाइन फोरम पर लिखा गया ये पोस्ट कितना सच है या फिर कितना नहीं, भाई इसकी क्रेडिबिलिटी किसी के पास भी मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे जानने के बाद शायद ये बात आपको काफी हद तक क्लियर हो जाए कि इस पोस्ट के अंदर जो कुछ भी लिखा गया था वो सच है या फिर सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी। पच्चीस दिसंबर 2021 नासा अपने अभी तक के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इनिशियल प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट प्लेनेट K2-18b को एग्जामिन करना भी था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जैसे ही इस पावरफुल बीस्ट के सेंसर्स को इस प्लेनेट की तरफ मोड़ा गया, इसने कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग डेटास हमारे सामने रखे। नंबर 1, इस प्लेनेट पर इतनी बड़ी क्वांटिटी में पानी मौजूद है कि वहां पर अर्थ की तरह हमें जमीन देखने को नहीं मिलती। नंबर 2, भले ही ये प्लेनेट अपने स्टार के
काफी ज्यादा नजदीक हो, लेकिन क्योंकि इसका एक स्टार एक रेड ड्वार्फ है तो प्रैक्टिकली इसका टेम्परेचर ठीक उतना ही मेंटेन रहता है जैसा हमें हमारे प्लेनेट अर्थ पर देखने को मिलता है। नंबर 3, इस प्लेनेट का इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट इतना ज्यादा सटीक है कि यहाँ पर न सिर्फ अर्थ की तरह बारिश होती है बल्कि यहाँ पर नॉर्मल पेस से हवाएं चलती हुई भी हमें डिटेक्ट हुई। और अगर ये सारी चीजें आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हैं तो अपने दिल को जरा सा थाम लीजिए, क्योंकि इस प्लेनेट के ऊपर हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी डिटेक्ट हुई, जो काफी हद तक इस चीज का इंडिकेशन देती है कि शायद इस प्लेनेट पर लाइफ भी मौजूद है। हालांकि देखो, ये बात भी पूरे तरीके से सच है कि अभी तक हमें इस प्लेनेट के ऊपर ऑक्सीजन का कोई भी ट्रेस देखने को नहीं मिला है, लेकिन कॉइन की दूसरी साइड ये भी है कि अभी हम टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस नहीं है कि हम इतनी दूर मौजूद किसी प्लेनेट पर एकदम एक्यूरेसी के साथ सारे ही कंपोनेंट्स को डिटेक्ट कर पाएं। तो अब एक सवाल जो अब 100% आपके दिमाग में खड़ा हुआ होगा वो ये है दोस्तों कि चलो हम सारी ही चीजें मान लेते हैं कि इस प्लेनेट पर पानी भी है, इसका टेम्परेचर भी मेंटेन है, यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट और गैसेस भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम लाइफ होने की 99.7% की पॉसिबिलिटी तक कैसे पहुंच गए, राइट? तो चलो गाइस, अब फाइनली मैं इस प्लेनेट की आपको वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मिस्टीरियस चीज बताता हूं जो शायद आगे आने वाले समय में हम इंसानों की लाइफ को भी चेंज कर दे। 17 अप्रैल 2025 की एक ऑर्डिनरी दोपहर को जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस प्लेनेट को और डीपली एग्जामिन कर रहा था, तब उसे इसके एटमॉस्फेयर में डाइमिथाइल सल्फाइड की ट्रेसेस देखने को मिले। असल में गाइस, ये डाइमिथाइल सल्फाइड कोई ऑर्डिनरी गैस नहीं होती है। अगर आप कभी बीच पर टहलते होंगे या आसपास समुद्र के किनारे गए होंगे तो आपको वहां पर एक अजीब सी स्मेल आती होगी, जिसे बहुत से लोग ओशियनिक स्मेल के नाम से भी जानते हैं। प्रैक्टिकली वो स्मेल इसी गैस की वजह से आती है। असल में गाइस, ये गैस ओशियन से तब रिलीज होती है जब फाइटोप्लैंक्टन्स डिकम्पोज होते हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में किसी भी प्लेनेट पर ये गैस सिर्फ उसी कंडीशन में ही रिलीज होती है जब वहां पर अच्छे खासे लेवल पर ओशियनिक लाइफ मौजूद हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस गैस के साथ एक और अजीब प्रॉब्लम भी है। असल में ये गैस बहुत बड़े स्केल पर अनस्टेबल होती है, यानी कि जब भी ये गैस ओशियन से निकलकर बाहर एटमॉस्फेयर में आती है तो हमारी सनलाइट और ऑक्सीजन इसे तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं। यानी कि सिंपली अगर ये गैस हमें किसी भी प्लेनेट पर रिसीव हो रही है तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये वहां पर कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रही है, और अगर ये कंटिन्यूअस बेसिस पर किसी भी प्लेनेट पर प्रोड्यूस हो रही है, इट मींस वहां पर ओशियन के अंदर ठीक वैसी ही लाइफ मौजूद हो सकती है जैसे हमें हमारे प्लेनेट अर्थ के ऊपर देखने को मिलती है। बट गाइस, इस K218b प्लेनेट की मिस्ट्री यहीं तक ही नहीं थमती। असल में गाइस, जब इस गैस की ट्रेसेस पर और डीप इन्वेस्टिगेशन की गई तब हमारे रिसर्चर्स को इसका कंसंट्रेशन अर्थ के कंपैरिजन में लगभग 1000 गुना ज्यादा देखने को मिला, जिससे ये बात काफी हद तक क्लियर होती है कि इस प्लेनेट के पानी के नीचे न सिर्फ लाइफ मौजूद हो सकती है बल्कि उसकी क्वांटिटी भी हमारे प्लेनेट की ओशियनिक लाइफ की क्वांटिटी से लगभग 1000 गुना ज्यादा होगी। तो इस कंडीशन में अगर हम इस प्लेनेट की सारी ही क्वालिटीज को कंबाइन करें और सिंपल लैंग्वेज में ये जानने का ट्राई करें कि इस प्लेनेट पर किस तरीके की लाइफ होगी, तो हमें कुछ बेसिक पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1, वो लाइफ पानी के अंदर रहने वाली ठीक वैसी ही लाइफ होगी जैसे हमें हमारे प्लेनेट अर्थ पर देखने को मिलती है। नंबर 2, क्योंकि इस प्लेनेट पर अभी तक हमें ऑक्सीजन के ट्रेसेस नहीं मिले हैं तो शायद वो लाइफ बाहर खुले आसमान में सर्वाइव ना कर पाए। नंबर 3, ये लाइफ मेजॉरिटी हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर को सपोर्ट करने वाली है, जिससे ये अंडरग्राउंड प्रेशर को भी काफी हद तक टॉलरेट कर सकती है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में इस लाइफ का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से थोड़ा सा डरावना हो सकता है जैसे हमें डीप सी एनिमल्स में देखने को मिलता है। इसके साथ ही क्योंकि इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी अर्थ के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, तो वहां पर नॉर्मल अंडरग्राउंड जो भी एनिमल मौजूद होंगे उनका साइज एज कंपेयर टू अर्थ काफी ज्यादा मैसिव होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वहां पर एक ऐसी लाइफ होगी जो पानी के नीचे रहकर सब कुछ ऑपरेट करती होगी। हालांकि देखो गाइस, नासा ने यह बात पूरे तरीके से क्लियर कर दी है कि वो अब सिर्फ 1 या 2 साल के अंदर ही अपने काफी एडवांस एपरेटस और टेलीस्कोप को इस प्लेनेट को स्टडी करने के लिए लगाएंगे, जिसके चलते हुए बहुत ही जल्द शायद हम 99.7% की पॉसिबिलिटी से आगे बढ़कर 100% कंफर्म होकर ये बात बोलें कि शायद इस अनंत ब्रह्मांड में फाइनली हमारे अलावा कोई दूसरी लाइफ भी मौजूद है और हमने उसे ढूंढ लिया है। तो अब आपके लिए सवाल ये है कि अगर 2 से 3 सालों के अंदर हमने ये कंफर्म भी कर दिया कि भाई इस प्लेनेट के ऊपर लाइफ मौजूद है, तब भी क्या हम 124 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद इस प्लेनेट तक कभी पहुंच पाएंगे? एंड मोर ओवर, अगर हम यहां तक पहुंच भी गए तो क्या हम हमारी सोसाइटी को इस तरीके से डेवलप कर पाएंगे कि हम सरफेस पर नहीं बल्कि अंडरग्राउंड वाटर बेस बनाकर रह सकें? और इसके साथ ही एक और मेन सवाल जो शायद आपको भी परेशान करता होगा कि आखिर टाइम टू टाइम हमें जो ये अजीब से रेडियो बर्स्ट आउटर स्पेस से रिसीव होते हैं,
क्या इनके पीछे K2-18B का ही हाथ है? वेल गाइस, ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। गाइस, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और विद प्रूफ इन्हीं तरीके की मिस्ट्रीज को देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही गाइस, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रहे हैं इन्हें भी चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये भी अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। जय हिंद।